इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में समस्तीपुर के सीपीएम विधायक अजय कुमार ने हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि कल देर शाम कुछ लोगों ने उनके दफ्तर पर हमला किया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बचाने आए गार्ड को हमलावरों ने जमकर पीटा, जिससे वो घायल हो गया। अजय कुमार बिहार के विभूतिपुर के विधायक हैं। तो बिहार के समस्तीपुर की यह घटना है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीपीएम विधायक पर हमला होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके दफ्तर पर हमला किया गया। तो बिहार के समस्तीपुर के सीपीएम विधायक अजय कुमार ने हमले का आरोप लगाया है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है? बिल्कुल, देखिए, कल देर रात हमला हुई है और उसके बाद इन्होंने जो सीपीआईएम के विभूतिपुर से विधायक हैं अजय कुमार, उन्होंने लिखित एफआईआर दर्ज कराया है और इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर जो इनके समर्थक हैं वो सैकड़ों की संख्या में शहर के पटेल चौक पर पहुंचे हैं और उसके बाद पूरी तरह से इन लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। और सीधे तौर पर इनका यह मांग है कि जो लोग भी कल देर रात पहुंचे थे, हमला किए थे, वो सीधे तौर पर वहां के कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, सीसीटीवी जो लगा हुआ है उसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विधायक का यह आरोप है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं होते हुए दिख रहा है। यही वजह है कि अपने समर्थकों के साथ अभी पटेल चौक पर बैठकर और वहां पर धरना दे रहे हैं और पूरी तरीके से शहर का जो यातायात व्यवस्था है वो ठप पड़ा हुआ है। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल सीपीएम विधायक अजय कुमार ने दावा किया कि कुछ लोग हाथों में डंडे और धारदार हथियार लेकर आए, जिसके बाद हमलावरों ने उन पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि इस बीच बचाने आए गार्ड को हमलावरों ने जमकर पीटा। हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे, जिन्होंने आते ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की, गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए। हमला करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। तो चंद्रमोहन, ये बड़ा आरोप है, क्या कोई पुरानी रंजिश की बात सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, जो विधायक से मेरी बात हुई है उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि अब तक कोई भी ऐसा पुराना रंजिश नहीं है जो उनके साथ किसी के साथ मारपीट हुई हो या फिर किसी तरह की घटना हुई हो और उसके बाद लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे उनके दफ्तर पर और पहले गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया और उसके बाद, जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उसमें दिख रहा है कि उनके गार्ड को 50 की संख्या में लोग हैं जो लाठी डंडे से लैस हैं और उसके बाद उसकी पिटाई कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर विधायक का आरोप है कि अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि विधायक ने कुछ लोगों का नाम भी दिया है जिनको वो पहचानते हैं और उनके जो गार्ड हैं उनको पहचानते हैं। ऐसे में अब तक कोई आपसी रंजिश की बात तो पुरानी सामने नहीं आई है, लेकिन जांच जब आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि कोई मामला सामने आए, लेकिन अब तक ऐसा होते हुए कुछ नहीं दिख रहा है। और सीधे तौर पर विधायक और उनके समर्थकों का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर वो समस्तीपुर जिले के पटेल चौक पर सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठे हैं। ठीक है चंद्रमोहन। और जब तुलना तबेले से हो तो मरीजों के बिस्तर भी तबेले के मानिंद ही लगेंगे। तो तस्वीरें कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। जैसे ही नकली डॉक्टर के इस फर्जी अस्पताल की भनक स्वास्थ्य विभाग को लगी, महकमे की टीम दल बल के साथ धमक पड़ी। यहाँ मरीजों की भीड़ देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हक्की बक्की रह गई और जैसे ही वहां मौजूद तीमारदारों और अस्पताल के कर्मचारियों को छापे की भनक लगी, कुछ वहां से खिसकते दिखे तो कुछ दूर सड़क से तमाशबीन बनते नजर आए। पूरे अंदर बहुत बुरा हाल। नकली ओपीडी में मरीजों की भीड़ देख कोरोना केसेस कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कोरोना है। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। ये समझिए कि इस वक्त मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं निभाएंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। मुंबई के पास पालघर के समंदर में एक जहाज पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। यह जहाज टाउटी तूफान के समय चट्टान से टकरा गया था, जिसके बाद इस जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि जिस जगह पर यह जहाज चट्टान से टकराया वो पथरीला इलाका है। ऐसे में ये जहाज वहां फंस गया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल भी मौजूद है, जिसे काफी मशक्कत के बाद
रोका गया है रिसने से, तो ये राहत की बात है कि डीजल का रिसाव अब रुक चुका है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल 12 दिन से ये जहाज फंसा हुआ है और अभी नाव भी मदद में जुटी हुई हैं, क्योंकि जो डीजल इसके अंदर मौजूद है उसको शिफ्ट किया जाना है। मुंबई के पास पालघर में फंसे जहाज से डीजल के रिसाव को रोक दिया गया है। कोस्ट गार्ड के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंच गए हैं, जो समंदर का पानी हाथ में लेकर जांच कर रहे हैं कि डीजल का रिसाव हुआ है या नहीं। हालांकि समंदर के पानी के ऊपर तेल नजर आ रहा है, ऐसे में कोस्ट गार्ड के अधिकारी पूरी जांच कर रहे हैं। वटराई बीच पर जो शिप फंसा हुआ है उसका जायजा लेने के लिए कोस्ट गार्ड के अधिकारी और जवान पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कि जो कोस्ट गार्ड के अधिकारी हैं वो जो लोकल अथॉरिटी है, पुलिस और लोकल प्रशासन जो है उससे ये जानकारी ले रहे हैं ताज़ा स्थिति की। फिलहाल ताज़ा स्थिति उस शिप के पास क्या है और कैसे जो है वो मदद कर सकते हैं शिप को निकालने में, या फिर दो जहाज़ों को उसके पास ले जाकर डीजल निकालने की बात कही गई थी, उसमें भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस तरफ जो है चट्टानों का एरिया है और दूसरे जो जहाज़ हैं जिसके जरिए जो है वो डीजल को निकाला जाना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं अथॉरिटीज़ को। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो अधिकारी पहुँचे, एक बार मैं फिर से तस्वीरें कहूँगा कैमरा में दिखाएं कि तमाम अधिकारी जो है वो लगातार संपर्क में हैं तमाम आला अधिकारियों के, कि आखिर किस तरह से यहाँ पर मदद पहुँचाई जाए कि यहाँ पर जो डीजल इस शिप में पड़ा हुआ है उसको निकाला जाए। क्योंकि जो कोस्ट गार्ड की तरफ से बयान जारी किया गया था कि 2 शिप जो है हायर की गई हैं यहाँ से डीजल को निकालने के लिए इस शिप से, लेकिन वो शिप भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। अब तक सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो नहीं मिल पा रहा है उस जहाज़ के पास, इसलिए वो शिप जो है पहुँच नहीं पाई है। और यही वजह है कि लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं कि किस तरह से इस शिप के अंदर जो डीजल मौजूद है काफ़ी ज़्यादा संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसे निकाला जाए। और इसके अलावा जो इंजन के अंदर इसके पानी भरा हुआ है उसको जो है निकाला जाए और फिर इस शिप को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया, रिमूव करने की प्रक्रिया शुरू हो। लेकिन फिलहाल अभी तक चुनौती सामने है जिसे निपटने के लिए लोकल अथॉरिटीज़, अन्य एजेंसियाँ जो है लगातार जुटी हुई हैं। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। दिवाकर हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। दिवाकर, जो डीजल का रिसाव है वो रुक चुका है, ये राहत की बात है, क्योंकि खतरा ज्यादा रिसाव से ही था। दिवाकर, आप सुन पा रहे हैं? दिवाकर के पास हम फिर से लौटेंगे। फिर से दोहराइएगा एक बार। जी दिवाकर, जो डीजल का रिसाव है वो रुक चुका है, ये राहत की बात है, क्योंकि खतरा ज्यादा रिसाव से ही था। जसप्रीत, देखिए रिसाव तो रुक चुका है, क्योंकि जो टैंक जो है चट्टान में टकराने के चलते फूटा था उसमें बूम लगा दिया गया है। लेकिन नेवी जो है 2 स्तरों पर जो है इस वक्त जांच कर रही है कि समुद्र में पानी जो है, पानी में क्या डीजल रिस रहा है। एक तो हवाई स्तर पर जहां पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, हेलीकॉप्टर जो है ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या पानी में डीजल का रिसाव अभी भी हो रहा है क्या। और उसमें सबसे आसान बात यह है हेलीकॉप्टर से कि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है पानी के अंदर पता करने की कि आखिर क्या जो है डीजल का रिसाव हो रहा है। दूसरा जो है वो जमीनी स्तर पर कोस्ट गार्ड के और जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं एक बार फिर से कि किस तरह से अब समुद्र में हाई टाइड आ चुका है, जिसके चलते पानी का बढ़ना समुद्र में एक बार फिर से शुरू हो गया है और पानी काफी दूर तक आ चुका है। और ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, डीजल को निकालने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है, क्योंकि जब भी पानी तेज बाहर की तरफ आएगा तो जो बूम जो है जहां पर ये डीजल टैंक फूटा है उस पर लगाया गया है, उससे डीजल के रिसने का खतरा बढ़ेगा। तो ऐसी को जो है कोस्ट गार्ड के जो अधिकारी हैं वो लगातार ये देख रहे हैं कि क्या वाकई जो है पानी में डीजल का रिसाव हो रहा है। तो साफ तौर पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, हल्का जो डीजल का अंश है वो पानी में देखने को मिला है और उसमें तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो डीजल का रिसाव है वो पानी में हुआ है और साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो डीजल का रिसाव है उसे बंद किया गया है, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे उस बूम के फिर से निकलने का खतरा रहेगा और ऐसे में फिर से डीजल के रिसाव होने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। जसप्रीत, ठीक है दिवाकर, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। दरअसल मुंबई के पालघर में 18 मई से फंसे जहाज से डीजल को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा भी लिया जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर मदद में जुटे हैं। जहाज में 80,000 लीटर है जिसे टैंकरों के जरिए निकाला जा रहा है। यही नहीं, जहाज
के अंदर से डीजल को निकालने के काम में काफी मुश्किलें भी आई। जो 18 मई को टाउटे तूफान के समय ये समंदर में जहाज फंस गया था। इस पर फंसे 137 लोगों को कोस्ट गार्ड और नेवी ने सुरक्षित निकाल लिया था। तो पालघर में ये जहाज फंसा हुआ है और इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो 80,000 डीजल जहाज में मौजूद है उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी दिवाकर जानकारी दे रहे थे कि अभी तो रिसाव रुक चुका है, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ेगा उसके बाद रिसाव का खतरा फिर से शुरू हो जाएगा। कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर इस वक्त जो जहाज फंसा हुआ है उसके पास पहुंचा है। आप देखिए कि जो कोस्ट गार्ड का ये जहाज है वो शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी जो निगरानी है वो रखी जा रही है, निगाह रखी जा रही है कि किस तरह से डीजल को निकालने की प्रक्रिया इस वक्त शुरू है। और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये कि किस तरह से इसके इंजन से, आप देखिए ये जो कोस्ट गार्ड का ये हेलीकॉप्टर है आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है, ये राउंड मार रहा है शिप के चारों तरफ और लगातार निगरानी इस हेलीकॉप्टर के जरिए नेवी और कोस्ट गार्ड रख रहे हैं। सबसे अहम चीज़, क्योंकि जब तक इस शिप से पानी नहीं निकलेगा तब तक जो है डीजल निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि इसके इंजन में पानी घुस चुका है। और दूसरी चीज़, डीजल को निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 80,000 लीटर डीजल है और इसके साथ ही साथ जो है उसको निकालने में वक्त जाएगा। तो ऐसे में जो लगातार तमाम एजेंसियां हैं वो अलग अलग तरीकों से इस पर निगाह बनाए हुए। देखिए एक बार फिर से हेलीकॉप्टर शिप के पास पहुंचता हुआ है और लगातार इस तरह से निगाह रखी जा रही है, लगातार निगरानी रखी जा रही है कि किस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू है इंजन के अंदर के पानी निकालने की और उसके बाद डीजल जो रिसाव हो रहा है उसको बंद करने की, ताकि समुद्र के अंदर वो डीजल ना फैले, नहीं तो जीव जंतुओं को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये जो तमाम एजेंसियां हैं लगातार निगाह बनाए हुए हैं। लोकल जो अथॉरिटी है पालघर की, जो जिसमें पालघर के जिलाधिकारी हैं, बंदरगाह के प्रमुख हैं और इसके अलावा जो है जो कोस्ट गार्ड या फिर नेवी के लोग हैं वो लगातार निगरानी रखे हुए हैं कि आखिर इसे जल्द से जल्द यहाँ से पहले डीजल निकाला जाए, इसके अंदर से पानी निकाला जाए और उसके बाद फिर जहाज को हटाने की कोशिश यहाँ से की जाए, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और इसीलिए तमाम एजेंसियों की निगाह इस पर बनी हुई है। निगरानी की जा रही है कि किस तरह से तमाम जो चुनौतियाँ हैं उससे निपटा जाए और इस जहाज को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन अहम चीज़ ये कि लगातार हेलीकॉप्टरों से निगाह रखी जा रही है। ये कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर, इसके पहले एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ आकर गया है जो है निगरानी रखकर, और इसके बाद लगातार जो एजेंसियां हैं वो निगाह रखी हुई हैं। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो जहाज फंसा हुआ है चट्टानों से टकराने के बाद उसे निकालने की तमाम कोशिशें जारी हैं। कैमरा आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। दिवाकर, जरा ये बताइए कि जब इस जहाज में 137 लोगों की जान बचाई गई थी तब से ये जहाज फंसा हुआ है, तो पहले इस जहाज को हटाने की कोशिशें क्यों नहीं की गई? जसप्रीत, देखिए इस जहाज के इंजन के अंदर पानी भर चुका था, जिसके चलते जहाज जो है वो लहरों के सहारे अलीबाग से पालघर के वडराई बीच तक पहुंचा। लेकिन वडराई बीच पर जैसे ही ये पहुंचा वैसे ही चट्टानों से टकराया, क्योंकि इस पानी के अंदर जितनी चट्टान है वो इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। तो इसके चलते जो टकराया उसके चलते डीजल का जो टैंक है जिसमें डीजल भरा हुआ था वो जो है बहने लगा, यानी साफ तौर पर रिसाव जो है वो पानी में होने लगा, जिसके चलते मुसीबतें बढ़ने लगी। जो क्रू इस जहाज पर मौजूद था उसका कहना है कि हमें यह उम्मीद ही नहीं थी कि उनकी जान बच पाएगी, क्योंकि ये काफी खतरे में आ चुका था। लहरों के बीच से ये निकलकर पालघर के वडराई बीच पहुंचा था। लेकिन अब चुनौती सबसे बड़ी यही लोकल प्रशासन और कोस्ट गार्ड के सामने है कि किस तरह से डीजल के रिसाव को रोका जाए। बूम लगाकर फिलहाल डीजल के रिसाव को रोक तो दिया गया है, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पानी लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए पानी लगातार बढ़ता आ रहा है, क्योंकि ये हाई टाइड का वक्त है समुद्र में और ऐसे में पानी बाहर की तरफ आता है, और जब पानी बाहर की तरफ आएगा तो फिर उस बूम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और फिर बूम निकलने का खतरा बन जाएगा, और खतरा बनेगा तो फिर डीजल का रिसाव जो है जसप्रीत फिर से शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि जमीनी स्तर और हवाई स्तर दोनों पर जो है कोस्ट गार्ड ये लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से डीजल के रिसाव को परमानेंटली रोका जाए और फिर जो डीजल उसमें मौजूद है करीब 80,000 लीटर के आसपास उसे जो है निकाला जाए, और फिर जो है जो इंजन में पानी भरा हुआ था इस शिप के उसे निकालकर शिप को वहां से रिमूव किया जाए। इस वक्त हाई टाइड का वक्त है, देखिए किस तरह से पानी जो है लगातार बाहर की तरफ आ रहा है, और पानी बाहर की तरफ यानी पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, और इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो डीजल निकालने की कोशिश की जा रही है उस पर असर पड़ेगा, चुनौतियां बढ़ेंगी और आपको मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी डीजल को निकालने के लिए।
ठीक है दिवाकर, बने रहिए हमारे पास। दरअसल मुंबई के पास पालघर के समंदर में एक जहाज पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। यह जहाज टाउटे तूफान के समय चट्टान से टकरा गया था, जिसके बाद इस जहाज के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा। बताया गया कि जिस जगह पर यह जहाज चट्टान से टकराया वो पथरीला इलाका है। ऐसे में यह जहाज वहां फंस गया। जहाज पर 80,000 लीटर डीजल भी मौजूद है, जो समंदर में रिस रहा था, जिसको काफी मशक्कत के बाद रिसने से रोक दिया गया। मेरे पीछे मौजूद गॉल कंस्ट्रक्टर का जो जहाज है वो हुआ है। ये जहाज समुद्र के बीचों बीच आकर चट्टानों से टकराया और उसमें अब फंस गया है, जिसको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अलीबाग से तैरते तैरते ये जहाज जो है वो पालघर के वडराई बीच तक पहुंच चुका है, यानी 300 किलोमीटर का सफर करते हुए यहां तक पहुंचा। और अचानक से, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि कहां पर यहां पर चट्टानें हैं, कहां पर पानी है, जिसके चलते और चट्टानों से टकराया। टकराने के चलते इसमें जो 80,000 लीटर हाई स्पीड डीजल था उसका रिसाव समुद्र के पानी में होने लगा है, जिसके चलते चिंता ये बढ़ गई है कि जो जीव जंतु हैं समुद्र में उन्हें उसका नुकसान पहुंच सकता है और इसके अलावा जो मछुआरे हैं उनके व्यवसाय पर असर पड़ सकता है। और इसीलिए जो नेवी है, जो गॉल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो लगातार इस पर निगाह बनाए हुए है। लोकल अथॉरिटी जो पालघर के जिलाधिकारी हैं, बंदरगाह के प्रमुख हैं और जो नेवी के अधिकारी हैं, लगातार इस पर योजना बना रहे हैं किस तरह से इसे निकाला जाए और जो इसके अंदर से डीजल का रिसाव हो रहा है उसे रोका जाए। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो है जहाज़ों को, जो 2 बार्ज हैं, उन्हें हायर किया गया है ताकि जो डीजल इसमें से है उसमें से निकाल के उसमें डाल दिया जाए, उसको बाहर लाया जाए। लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि वो फंसा हुआ है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। कहीं भी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें हैं वो नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन फिलहाल कोशिशें लगातार की जा रही हैं, क्योंकि तमाम आप लोग वहां पर दिख रहे होंगे, लोग वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ को निकालना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चट्टानों के बीच ये फंसा हुआ है और इसको निकालने के लिए जब तक उसमें डीजल नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि रिसाव जो है वो लगातार तेजी से हो रहा है, समुद्र के पानी में वो रिसाव जा रहा है डीजल का। तो साफ तौर पर इसको देखते हुए लोकल अथॉरिटी को लगातार अलर्ट पर रखा गया है कि जैसे ही डीजल का जो है इससे रिमूव किया जाता है, साफ सफाई अभियान तेजी से चलाया जाए। और इसके अलावा नेवी जो है, जो कोस्ट गार्ड है, वो लगातार निगाह बनाए हुए है, निगरानी रखे हुए है कि किस तरह से इस जहाज को निकाला जाए। लेकिन फिलहाल ये वही जहाज है, 17 मई को जब साइक्लोन आया था तो इसमें 137 लोग फंस गए थे। बाद में कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया था और उसके बाद फिर वहां से 137 लोगों को सुरक्षित बचाया था। लेकिन जहाज को बीच समुद्र में छोड़ दिया गया था, तो तैरते तैरते फिलहाल वडराई बीच तक पहुंच चुका है। और सबसे अहम चीज़ ये कि जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो यही बताती हैं कि इसको निकालने में काफ़ी मशक्क़त होने वाली है। और सबसे बड़ी चुनौती ये कि जो डीजल का रिसाव है उसे किस तरह से रोका जाए ताकि समुद्र में वो डीजल ना जाए। जीव जंतु जो मछलियां वगैरह होती हैं समुद्र में, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। ये जो है खासतौर पर मछुआरों का इलाका है, तो मछुआरे यहाँ पर मछली मारने के लिए समुद्र में जाते हैं, उनके व्यवसाय पर भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जो योजना है वो लगातार बनाई जा रही है। और सबसे अहम चीज़ ये कि डीजल का रिसाव रोकना बहुत ज़रूरी है, जिसकी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कैमरा नातीश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। दिवाकर, डीजल का रिसाव तो रुक चुका है, ये राहत की बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस जहाज में 80,000 लीटर डीजल मौजूद था उसको निकालने के लिए इस वक्त कितनी टीमें जुटी हुई हैं? देखिए, इस वक्त जहाज के ऊपर जो है जो मरीन क्विक रिस्पांस टीम है और साथ ही साथ जो लोकल अथॉरिटी के लोग हैं और इसके अलावा जो उस जहाज में मौजूद थे क्रू मेंबर्स, उनके साथ ये प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन जो डीजल का रिसाव हो रहा था उसे बूम के जरिए बंद किया गया। लेकिन जब पानी सामने आ रहा है, वो पानी की तस्वीर देखिए आप, जो पानी का कलर है वो हल्का हल्का, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो पानी है इसमें हल्का हल्का जो डीजल का अंश है वो देखने को मिल रहा है। यानी डीजल का जो रिसाव था, जो संभावना जताई जा रही थी कि जैसे जैसे हाई टाइड बढ़ेगा, हाई टाइड बढ़ने के साथ जो यहाँ पे बूम लगाया गया है, जहाँ पे लीक हुआ है डीजल का टैंक, उस पर प्रेशर पड़ेगा और फिर जो डीजल है वो बाहर बह के पानी के सहारे आएगा। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिए कि जो पानी का कलर है आप देख सकती है, उससे अंदाजा लगा सकती हैं कि हल्का हल्का जो डीजल का रिसाव हुआ था वो अब सामने नजर आने लगा है। और एक अहम चीज़ ये
कि जब तक ये पानी का स्पीड इसी तरह से रहेगी और जब तक जो है उस बूम के ऊपर प्रेशर पड़ता रहेगा, तब तक जो है डीजल के रिसाव होने का फिर से खतरा मंडराता रहेगा। और ऐसे में जो डीजल निकालने की प्रक्रिया है, जो कोशिशें की जा रही हैं, वो जो है लगातार की जाती रहेंगी। लेकिन जो मुश्किलें हैं वो इसलिए क्योंकि हाई टाइड के चलते अब पानी में प्रेशर बढ़ेगा, समुद्र में प्रेशर बढ़ेगा और जो प्रक्रिया है डीजल निकालने की वो जो है कहीं ना कहीं डिले होगी, चुनौती भरी होगी। और ऐसे में कोस्ट गार्ड यही पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरह से मदद पहुंचाई जाए कि जो डीजल है उसे जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। और साफ तौर पर जो डीजल टैंक लीक हो रहा है उसमें से सबसे पहले उस डीजल को निकाला जाए ताकि जो लीक हो रहा है वो बंद हो। अगर वो नहीं निकाला जाएगा तो खतरा बढ़ेगा, खासतौर पर जीव जंतुओं के लिए, मछुआरों के लिए, क्योंकि अगर वो पानी में फैल गया तो जीव जंतु मर जाएंगे और फिर मछुआरों के व्यवसाय के ऊपर साफ तौर पर और साथ ही साथ पर्यावरण के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो साफ तौर पर यहाँ पे कोशिशें, मैं फिर से तस्वीरें दिखाता हूँ कि लगातार जो क्रू मेंबर्स हैं, मरीन क्विक रिस्पांस टीम के लोग हैं, लोकल अथॉरिटी के लोग हैं और गल्फ कंस्ट्रक्टर के जो लोग हैं या फिर जो ONGC के लोग हैं, वो लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं कि किस तरह से इस स्थिति से निपटा जाए और जल्द से जल्द डीजल को निकाला जाए। जसप्रीत, ठीक है दिवाकर, बने रहिए आप हमारे साथ। दरअसल समंदर में फंसे जहाज से डीजल को निकालने के लिए टैंकों को ले जाया गया जिससे जहाज में मौजूद डीजल को निकाला जा सके, क्योंकि जहाज में जो डीजल है वो तेजी से समंदर में फैल रहा है। ऐसे में डीजल को निकालने का काम भी तेज हो चुका है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। डीजल का रिसाव तो रोका गया है लेकिन जहाज पर टैंकर ले जाए गए हैं ताकि डीजल को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए और इस काम में भी काफी वक्त लगेगा। जहाज पर क्रेन ऑपरेट करने वाले कर्मचारी ने बताया कि नाव के जरिए टैंकरों को जहाज के पास ले जाया गया है, जिनके जरिए जहाज में मौजूद डीजल को बाहर निकाला गया है। टाउटे तूफान के चलते अलीबाग से जो जहाज आकर पालघर के वडराई बीच पर फंसा हुआ है, उसके कर्मचारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुँच गया है। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे हाई से आया था, PNB पहुँचा। PNB में हम लोग ने एंकर डाला, उधर तूफान आया, तूफान ने घेरा, एंकर उधर टूट गया हमारा, चारों एंकर 17 मई को। हाँ 17 मई को एंकर टूटने में फिर हमारा जहाज बहने लगा। उसके बाद कहीं पत्थर में टकराया, होल होने से पूरा जहाज में पानी आ गया तो इंजन रूम पूरा डूब गया, ब्लैक आउट हो गया। फिर हम लोग ने सबसे हेल्प मांगा रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, मगर उस टाइम पे हेल्प करने के लिए 2-4 बोट हमारे पीछे लगे, मगर वो लोग हमारा पीछा करते रहे कि हमारा बाज किधर जा रहा है। वो हमारे पास आ नहीं सकते थे क्योंकि साइक्लोन इतना बड़ा था, 17 मीटर का लेयर था उसमें। साइक्लोन 17 मीटर का मतलब लेयर आ रहा था। तो उसमें सब लोग, हम लोग घबराए भी, मतलब नहीं भी, सबको बोला कि अभी बाहर जा रहे हैं, जान दो तो डूबेगा नहीं, मतलब जहाँ तक है। हाँ पानी भरा हुआ था मगर पूरी रात हम लोगों ने दिमाग लगाया, इसका पानी निकालते रहे। एक पंप डाला, पंप के जरिए हम लोगों ने पानी निकालते यहाँ तक पहुँचे। बाद में 17-18 तारीख को रात में 2 दिन, मतलब 3 दिन ऐसे बिगड़ खाए पिए हम लोग चलते रहे। एक बताइए कि 137 लोग थे ऐसा बताया जा रहा है, नेवी ने जिनको रेस्क्यू किया था, 137। तो फिर कैसे उनको बचाने के बाद फिर जहाज कैसे इधर यहाँ तक पहुँच गया? नहीं, पहले जहाज यहाँ ही आ गया था डायरेक्ट, एक पत्थर से टकराया, पत्थर से आके रुक गया जहाज। जब साइक्लोन में आया था पत्थर से रुक गया। फिर थोड़ा सुबह हुआ, हम लोग को ये नहीं मालूम था कि कौन सी जगह पहुँचे, अंधेरा पूरा था, बारिश हो रहा था। फिर 10 बजे के टाइम पे मालूम हुआ कि हम लोग ये कोई गांव के पास रुका हुआ है, मतलब कोई किनारा मिल गया। हम लोग को सबको तसल्ली हो गया, हम लोग बच गए। उसके बाद में नेवी हम लोग के लिए बचाने, ऑलरेडी 2 बोट लगा हुआ था हमारे पीछे, तो बोट इधर तक नहीं आ सकता था। जैसे चॉपर आया, चॉपर ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। वो लोगों ने कुछ लोगों को कोलाबा में ड्रॉप किया, कुछ हमें 3 यहाँ पर ड्रॉप किया, 3 चॉपर ने। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अभी जो डीजल का टैंक फूटा हुआ है, डीजल बह रहा है, तो अभी क्या स्थिति, कितना डीजल निकाला गया है, कितना बाकी है? अभी डीजल निकाल रहे, मतलब चालू है निकालना। टैंक ये लेके आए, ड्रम वगैरह सब, उससे पंप से, क्योंकि इंजन स्टार्ट कर रहा है, उसमें पानी है, जैसा पानी निकालेगा वैसे डीजल निकालेंगे। अंदर से, नीचे से फूटा हुआ है, पत्थर में लगते लगते पूरा फूट गया। अब वो फूटने से डीजल टैंक भी फटा, अंदर पानी भर गया, पानी के जरिए डीजल बाहर आ रहा है, जहाज के अंदर ही है। अभी उसके लिए इन लोगों ने पूरा पंप जुगाड़ करके लेके आया, पंप का पूरा तैयारी गए, सब फुल टीम गए है। अब पूरा टीम वही काम कर रहा है। अभी अंदर उसके अंदर करीब होएगा 50 केल होएगा, 50-100 केल मतलब। जब तक पानी नहीं भरेगा, क्योंकि भी वो पानी पीछे जा रहा है, जब तक पानी आगे नहीं आएगा तब तक ये तो रेस्क्यू करना मुश्किल होगा। नहीं, पानी अंदर से हम लोग डीजल निकाल सकते हैं, पानी आए नहीं आए। नहीं, जहाज तो रेस्क्यू अभी नहीं कर सकते जब तक हम लोग पूरा अंदर का पानी नहीं निकालेंगे, जब तक डीजल नहीं निकालेंगे, जब तक रेस्क्यू नहीं। क्योंकि रेस्क्यू इसलिए नहीं करते, यहाँ पर पत्थर, चट्टान के आगे चट्टान है उसके, जब ज़्यादा पानी आएगा तो दूसरा बोट लाएंगे। फिर पहले अंदर का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग मारेंगे प्लेट में जहाँ होल है,
अगर होल को बिल्डिंग नहीं मारेंगे तब तक रेस्क्यू नहीं कर सकते। लेकिन जब साइक्लोन में फंसा था तो आप लोग कैसे, क्या डर नहीं लग रहा था उस वक्त? बाकी लोगों को डर लग रहा था, मगर हम लोग क्या है मालूम है तैरने या सब चीज़ें, मगर दूसरे लोग को हम लोग समझा रहे हैं कि रुको कुछ नहीं है। मगर हाँ, घबराहट तो हो रही थी कि बचेंगे नहीं, उम्मीद तो खत्म किए थे कि बचने की उम्मीद कोई नहीं है। अब जहाँ भी जा रहे हैं तो बचाने वाला ऊपर वाला है, वो बचेंगे क्या नहीं। मगर इंजन में पूरा पानी फुल होने की वजह से घबराहट हो गया कि हाँ भाई बचना मुश्किल है, कहीं भी डूब सकता है। मगर इसने कुदरत ने ऐसा किया, ज़मीन पकड़ लिया इसने, ज़मीन मिल गया, किनारे किनारे ही आया। हमारा रेंज चल रहा था मोबाइल में कि ये मालूम था कि कोई किनारा पकड़ के चल रही है तूफान में, मगर ज़्यादा अंदर नहीं गया। इसके लिए कोई घबराया नहीं, और कुछ लोग घबराए, उन लोगों को हम लोगों ने तसल्ली दिया, समझाया। अभी क्या स्थिति है? आप जा रहे हैं अंदर तो क्या स्थिति फिलहाल अभी है? क्या अभी डीजल निकाला जाएगा? अभी सिर्फ डीजल निकाला जाएगा और मैं क्रेन चालू करूँगा, उसमें जगह बनाऊंगा, जो मटेरियल है और जो डीजल टीम है उन लोग के लिए इंजन स्टार्ट करके लाइट अरेंज करके देना है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा एहसान खान। एहसान खान जी। एहसान खान जो शिप के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि डीजल निकालने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल डीजल निकाला जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन तब होगा जब बाकायदा जो इंजन में पानी घुसा था वो निकल जाएगा, डीजल निकल जाएगा, और जब यहाँ पर पानी हाई टाइड होगा तब निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। कैमरामैन आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, पालघर। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया और किसानों के कल्याण, कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई समेत देश के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि इन 7 वर्षों में सरकार ने सेवा की भावना से काम किया है। सरकार के 7 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार की 7 साल की यात्रा सेवा की भावना से मार्गदर्शित है। नमो ऐप और वेबसाइट पर 7 साल की सेवा की इस नई विकास यात्रा की झलक दी गई है, जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। मोदी सरकार की 7 साल की सेवा के बारे में जानने के लिए नमो ऐप और वेबसाइट पर जाएं। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई, किसान कल्याण समेत दूसरी योजनाओं पर अहम जानकारी हासिल करें। मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम ने सरकार की 7 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, पीएम मोदी ने जो 7 साल बताए हैं वो सेवा और समर्पण को समर्पित बताए हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी तब उन्होंने कहा था कि वो देश के प्रधान सेवक हैं, और उसी स्पिरिट को प्रधानमंत्री आज भी लागू किए हुए हैं कि उनकी सरकार का सबसे प्रमुख ध्येय है सेवा। और आज जो 7 साल पूरे हुए हैं उनके मोदी सरकार के, उसका भी थीम उन्होंने दिया है सेवा के 7 साल। तो ये बड़ी अचीवमेंट है जिसमें सिर्फ सेवा के अलावा कुछ सोचता नहीं है। प्रधानमंत्री को यही संदेश देने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री ने यही साफ कर दिया है कि देश की 135 करोड़ जनता के लिए काम करना, उनके रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना, यही उनका ध्येय है। और इसीलिए एक सीरीज ऑफ ट्वीट उन्होंने किए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से हर क्षेत्र में मोदी सरकार ने जिंदगी आसान बनाने के लिए क्या किया है। और सबसे बड़ी खास बात है, जो हर साल जिसे हम जश्न कहते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल पूरे होने का, वो कल पिछले साल भी नहीं हुआ था कोरोना के कारण। इस साल भी तमाम पार्टी, बीजेपी को भी और सरकार में भी सबको संदेश दे दिया गया था कि इस बार कोई जश्न नहीं होगा, सिर्फ
और सिर्फ जन सेवा के कार्य होंगे और सरकार ने जो काम किया वो बढ़ाना होगा। तो इसी ध्येय पर सेवा के 7 साल पर आगे बढ़ रही है मोदी सरकार। तो यही संदेश आज जनता को देने की कोशिश कर रही है। ठीक है अमिताभ, आप बने रहिए हमारे साथ। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा ये भी सुन लेते हैं। इन 7 सालों में भारत ने डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, पीएम मोदी ने जो ये 7 साल हैं वो विकास को भी समर्पित किए हैं, चाहे फिर वो डिजिटल लेन देन की बात हो, रोड्स को बनाने की बात हो, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश ने एक टीम के तौर पर काम किया, इसलिए देश आगे बढ़ा है। बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो पुराने फैसले थे उनको बदला गया, जिस लीग पर देश चल रहा था उसको बदला गया, और मोदी सरकार ने जो सुधार के कार्यक्रम लाए हैं सरकार से लेकर उद्योग जगत में, उससे काफी ज्यादा बल मिला है देश को विकास के मार्ग पर आगे डालने में। तभी तो प्रधानमंत्री और सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना काल में सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, तब भी इस साल कोरोना की दूसरी लहर में भी किसानों से सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। एमएसपी देने के साथ साथ 13% इजाफा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। कोरोना के खिलाफ जो हमारे पास देश में मास्क नहीं हुआ करते थे, मास्क की कालाबाजारी, डुप्लीकेट मास्क के बाद पिछले साल जनवरी फरवरी जब कोरोना शुरू हुआ था तब करते थे। अब हमारा देश वेंटिलेटर्स भी बना रहा है, मास्क की तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कोरोना से लड़ने में भी सरकार सक्षम रही है, और प्रधानमंत्री ने जिसको फ्रंट से लीड भी किया है। और गरीब कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए जो जनधन योजना, जिसके तहत गरीबों को मुफ्त अनाज भी बांटा जा रहा है और किसानों के खाते में पैसे भी जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जो बीजेपी ने थीम बनाई थी 2014 में, कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक राहत पहुंचाना, उसी थीम पर चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने ये बात भी आज साफ कर दी है कि अब 7 साल जो पूरे हुए हैं वो पार्टी और सरकार सेवा का संदेश देगी, न कि जनता को ये बताने के लिए कि 7 साल पूरे हो गए इसके लिए जश्न मनाना है। तो जश्न से दूर एक लो प्रोफाइल जनता को बताने की ये शुरुआत है कि 7 साल मोदी सरकार के 7 साल सेवा के 7 साल रहे। ठीक है अमिताभ, तो जो 7 साल है पीएम मोदी ने उसे सेवा और समर्पण को समर्पित बताए हैं।